सदियों से यमुना के किनारे खड़ी एक इमारत दुनिया से यही सवाल पूछती रही है, क्या पत्थर भी बोल सकते हैं? और अगर बोल सकते हैं तो ताजमहल बोलता है, मोहब्बत की ज़बान में, खामोशी की आवाज़ में। साल 1631 मुमताज़ महल के इंतकाल के बाद शाहजहां ने जो सपना देखा वो सिर्फ एक मकबरा नहीं था, वो एक एहसास था। ऐसा खूबसूरत एहसास जिसने मिट्टी, पानी और संगमरमर को मिलाकर इंसानियत की सबसे खूबसूरत निशानी बना दी। 400 साल बीत चुके हैं पर ताजमहल अब भी वही है, सफेद संगमरमर में ढला हुआ प्यार, एक ऐसा सपना जो वक्त से बड़ा हो गया। दुनिया इसे 7 अजूबों में गिनती है और हर सैलानी जब पहली बार इसे देखता है तो कुछ पल के लिए सांसें थम सी जाती है। लेकिन इस चांद जैसी इमारत के आसपास अब एक साया भी है, विवादों का साया। कभी कहा जाता है यह किसी मंदिर के ऊपर बना, कभी कहा जाता है यह तेजो महालय नाम का शिव मंदिर था, तो कोई कहता है इसके अंदर कुछ बंद कमरों में रहस्य छुपा है। मगर इतिहास कहता है कि यह सब दावे भावनाओं के हैं, प्रमाणों के नहीं। पदशाहनामा, बादशाहनामा और यूनेस्को के दस्तावेज बताते हैं कि 1632 से 1653 के बीच शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया, पूरी तरह एक मुगल इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में। फिर भी आज जब हम सोशल मीडिया और फिल्में इस कहानी को बार बार नया रूप देती हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या ताजमहल सिर्फ इतिहास है या आज भी हमारी पहचान का आईना? क्या यह महज एक कब्र है या भारत की आत्मा का हिस्सा, जहां हर धर्म, हर भाषा, हर दिल अपने आप झुक जाता है? यह वीडियो उस यात्रा का हिस्सा है, एक ऐसी यात्रा जो सच्चाई तक पहुंचना चाहती है। हम देखेंगे कि शाहजहां ने यह जमीन कैसे ली, किसने इसका नक्शा बनवाया, नींव कैसे डाली गई और यह सफेद जादू यमुना के किनारे कैसे खड़ा हुआ। हम समझेंगे कि किन वजहों से आज भी इस पर विवाद होते हैं और क्यों यह स्मारक आज भी हमें जोड़ता है, बांटता नहीं। क्योंकि ताजमहल सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह इंसान के दिल की धड़कन है। इसमें शाहजहां की तन्हाई भी है, मुमताज की याद भी और वो सबक भी जो कहती है कि सच्ची मोहब्बत कभी मिटती नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक सागा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका हर क्लिक हमें हौसला देता है कि हम भारत की असली कहानियां, इतिहास की आवाजों को फिर से जिंदा करें। नीचे कमेंट में बताएं आपके लिए ताजमहल क्या है, एक इमारत, एक रहस्य या एक अमर प्रेम कथा? क्योंकि यहाँ हिस्टोरिक सागा पर हम इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं। यमुना के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। साल था 1631। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का इंतकाल हो चुका था। कहते हैं उस रात से ही बादशाह की जिंदगी बदल गई। उनके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बस एक खामोश दर्द था। उसी दर्द से एक ख्याल जन्मा, एक ऐसी यादगार महल बनाऊं जो दुनिया में हमेशा रहे, जो मुमताज के नाम को अमर कर दे। शाहजहां ने अपने दरबार के सबसे होनहार लोगों को बुलाया। जगह तय करनी थी जहां यह मकबरा बनेगा। कई जगहें देखी गईं, लेकिन नजर रुकी आगरा पर। यमुना नदी के दाएं किनारे एक ऊंचा और खुला इलाका था, जहां से सूरज की रोशनी सीधे पानी पर पड़ती थी। शाहजहां ने कहा, यह जगह सही है जहां आसमान और धरती दोनों हमारी यादों को देख सके। पर यह जमीन शाहजहां की नहीं थी, यह जमीन राजा जयसिंह की थी, जो आमेर के कछवाहा राजपूत थे। इतिहासकारों के मुताबिक यह जमीन पहले राजा मानसिंह के नाम थी और बाद में उनके पोते जयसिंह के पास आई। मुगल रिकॉर्ड पदशाहनामा के अनुसार शाहजहां ने इस जमीन को जबरन नहीं लिया, बल्कि बदले में आगरा की 4 बड़ी हवेलियां दी। इस बात का जिक्र कई दस्तावेजों में है, जैसे द पदशाहनामा और यूनिवर्सल हेरिटेज रिपोर्ट। 28 दिसंबर 1633 को शाहजहां के नाम से एक फरमान जारी हुआ, जिसमें लिखा गया कि राजा जयसिंह ने अपनी इच्छा से यह जमीन रोजाए मुनव्वर यानी चमकता मकबरा को बनाने के लिए दी। उस फरमान में शब्द थे, उमदाद उल मुल्क जयसिंह ने अपनी हवेली छोड़कर यह जमीन बादशाह को भेंट की। यह किसी भी तरह का कब्जा नहीं था, बल्कि एक शाही आदान प्रदान। जगह तय हो गई, अब अगला कदम था नींव डालना। यमुना के किनारे की मिट्टी मुलायम थी, जो बड़े वजन को नहीं संभाल सकती थी। इसलिए शाहजहां ने अपने इंजीनियरों को कहा, इस जमीन को पत्थर जैसी मजबूत बनाओ। उस वक्त के मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। उनके साथ मकरमत खां और मीर अब्दुल करीम जैसे नजरबान इंजीनियर थे। काम शुरू हुआ 1632 में। सबसे पहले जमीन को बराबर किया गया, फिर नीचे गहरे कुएं खोदे गए। इन कुओं में पत्थर, चूना और लोहा भरा गया ताकि जमीन धसे नहीं। इन कुओं ने नींव की तरह काम किया। ऊपर ईंट और चूने की एक बड़ी मंच जैसी परत डाली गई। इसे आज हम प्लिंथ कहते हैं। यह प्लेटफॉर्म यमुना के स्तर से करीब 50 मीटर ऊंचा था। यह काम इंजीनियरिंग का अजूबा था। उस समय किसी ने इतनी बड़ी संरचना नदी किनारे नहीं बनाई थी। यमुना के किनारे अब हर दिन काम चल रहा था। ने की धुन, कहीं घोड़ों और हाथियों के कदमों की गूंज। ताजमहल का सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। मकबरे का आकार पहले ही नक्शे पर तय हो चुका था।
एक बड़ा चौकोर प्लेटफॉर्म जिसके बीचों बीच होगा संगमरमर का गुंबद, चारों कोनों पर 4 मीनारें और पीछे नदी का पानी। मकबरे की दीवारें सिर्फ पत्थर से नहीं बनी, पहले ईंटों की मोटी परत लगाई गई, फिर उस पर संगमरमर की चादरें चिपकाई गई। इन दोनों के बीच चूने और स्याह मिट्टी का मिश्रण लगाया गया ताकि अंदर नमी न आ जाए। यह तकनीक फारस और भारत दोनों जगह इस्तेमाल होती थी। मार्बल की चादरें, जिसे हम मकराना कहते हैं, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, ऊंटों और बैलगाड़ियों पर लाई गई। कहते हैं एक हाथी को दिन में सिर्फ 2 ब्लॉक खींचने की इजाजत थी ताकि पत्थर न टूटे। रास्ते में सैकड़ों मजदूर पत्थरों को गीले कपड़े से ढककर रखते थे ताकि धूप में गर्म न हो जाए। शाहजहां ने आदेश दिया था कि हर चीज सबसे बेहतरीन हो, इसलिए संगमरमर के साथ साथ कीमती पत्थर भी मंगाए गए। फिरोजा, लाजवर्द, मूंगा, जुमरद, याकूत और जेड, इन्हें पत्थर में जड़ने का काम फारसी कारीगरों ने किया, जिसे पच्चीकारी या इनले वर्क कहते हैं। यह काम बहुत बारीकी से होता था। पत्थर को काटकर फूल, बेल या अक्षर का आकार बनाते और फिर उसे संगमरमर में सेट करते। मकबरे के अंदर जो नक्काशी है वह पूरी तरह हाथ से की गई है, कोई मशीन नहीं, सिर्फ हथियार जैसे छेनी और हथौड़ा। हर फूल, हर बेल अलग है, कहीं गुलाब, कहीं लिली, कहीं ट्यूलिप। गुंबद का काम सबसे कठिन था। यह इतना बड़ा था कि उसे संतुलित रखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मुख्य गुंबद लगभग 35 मीटर ऊंचा और 17 मीटर चौड़ा है। उसके ऊपर एक और छोटा गुंबद रखा गया जिसे डबल डोम कहा जाता है। बाहर का गुंबद सुंदर आकार देता है जबकि अंदर वाला संतुलन बनाता है। इन दोनों के बीच खाली जगह जिससे अंदर की आवाज गूंजती है। गुंबद की नींव पर 4 मीनारें बनाई गई। हर मीनार 40 मीटर ऊंची है और हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई है। इसका कारण यह था कि अगर भूकंप आए तो मीनारें बाहर गिरे, मकबरे पर नहीं। यह उस समय की इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल थी। ताजमहल के आसपास का पूरा नक्शा एकदम बराबरी में बना है। इसे समरूपता यानी सिमेट्री कहा जाता है। अगर आप बीच में खड़े होकर चारों तरफ देखेंगे तो हर दिशा एक जैसी दिखेगी। दाईं तरफ मस्जिद है, बाईं तरफ जवाब नाम की इमारत। दोनों का आकार एक सा रखा गया ताकि संतुलन बना रहे। मकबरे के सामने है 4 बाग वाला उद्यान, जिसे फारसी में चारबाग कहा जाता है। यह स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है, जहाँ 4 नहरें बहती है। ये नहरें यहाँ भी है। बीच में पानी की धाराएं हैं जो 4 दिशाओं में बटी हैं और बीच में बना है एक बड़ा तालाब। जब आप इस तालाब में झांकते हैं तो आपको ताजमहल का पूरा प्रतिबिंब दिखता है। यही दृश्य शाहजहां को सबसे ज्यादा पसंद। अब सवाल आता है, इतना सारा पानी आता कहां से था? उस समय बिजली या मोटर तो था नहीं। इंजीनियरों ने एक चालाक तरीका निकाला। नदी से पानी खींचने के लिए बैल चलित पानी उठाने वाली चक्कियां लगाई गई, जिन्हें रहत कहा जाता था। यह पानी ऊपर बने टैंकों तक पहुंचाया जाता था। फिर वहां से यह 4 दिशाओं में बटकर पूरे बाग में फव्वारों की तरह बहता था। यह व्यवस्था पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण पर आधारित थी। नीचे की ओर ढलान देकर पाइप लगाए गए थे ताकि पानी अपने आप बह सके। ताजमहल में इस्तेमाल हर पत्थर को खास जगह से चुना गया। सफेद संगमरमर के अलावा लाल बलुआ पत्थर, काले पत्थर और पीले संगमरमर भी लगे हैं। ये रंग मिलकर दिन और रात दोनों में ताजमहल का रूप बदल देते हैं। सुबह यह गुलाबी दिखता है, दिन में सफेद और चांदनी में नीला। अंदर जाने पर आप देखेंगे कि असली कब्र नहीं बल्कि उसकी नकली कब्र है। असली कब्र नीचे तहखाने में है। ऊपर जो संगमरमर का जाली बना है वह इतनी बारीक है कि लगता है जैसे कपड़े की लेस हो। इसे पत्थर से ऐसे काटा गया है कि हाथ डालने पर भी नुकीलापन महसूस नहीं होता। यह जाली लाहौर के कारीगरों ने बनाई थी। दीवारों पर लिखी आयतें अमानत खान शिराजी ने खुद लिखी थी। उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में कुरान की लाइनें उकेरी जो अंदर जाते हुए धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। इससे देखने वालों को लगता है कि सभी अक्षर एक ही आकार के हैं। यह उनकी कला की अनोखी चाल थी। इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने अपनी किताब बादशाह नामा में लिखा है कि इस निर्माण में उस समय के 32 लाख खर्च हुए। लगभग 22 साल का समय लगा और अगर आज की कीमत की सोचे तो यह लगभग 600 करोड़ रुपए होते। हर काम पर निगरानी होती थी। शाहजहां ने कहा था कि मजदूरों को समय पर मेहनताना दिया जाए और कोई भी थक जाए तो उसे आराम मिले। कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने कभी मुस्कुराया नहीं, पर जब उन्होंने पहली बार पूरा ताज देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। साल 1648 में मकबरा लगभग पूरा हो गया था। शाहजहां ने यहाँ पहला सार्वजनिक दर्शन करवाया और साल 1653 तक पूरी चारबाग, मस्जिद, जवाब और दरवाजे का निर्माण खत्म हो गया। उसके बाद यह इमारत वही बन गई जिसे दुनिया आज ताजमहल कहती है। यूनेस्को, एएसआई और इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल जैसे कई स्रोत बताते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि विज्ञान और कला का संगम है। उसकी नींव में गणित है,
उसकी दीवारों में कविता है और उसके गुंबद में संगीत है। ताजमहल अब बन चुका था। यमुना की ठंडी हवा में संगमरमर चमकता था जैसे धरती पर कोई चांद उतर आया हो। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। हर सुबह हर शाम यह इमारत एक नया रंग दिखाती। कोई इसे मोहब्बत की निशानी कहता तो कोई अल्लाह की रहमत का घर। मगर जब कोई चीज इतनी मशहूर हो जाती है तो उसके साथ कहानियां भी जुड़ जाती हैं। ताजमहल के साथ भी यही हुआ। एक बहुत मशहूर कहानी कही जाती है कि शाहजहां ने उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए जिन्होंने इसे बनाया था, ताकि वे किसी और जगह ऐसा करिश्मा न बना सके। लेकिन इतिहास कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी भी दस्तावेज, न फारसी किताब, पदशाहनामा, न बादशाहनामा में इसका जिक्र नहीं मिलता। असल में कुछ कारीगरों को तो शाहजहां ने बाद में इनाम और जमीनें दी। कई को लाहौर और दिल्ली की दूसरी इमारतों में काम करने को भेजा गया। एक और कहानी चलती है कि शाहजहां ताजमहल के सामने काला ताजमहल बनवाना चाहता था, जो उनका खुद का मकबरा होता। कुछ पुराने यूरोपीय यात्रा कथाओं में इसका जिक्र है, जैसे जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने फ्रांसीसी यात्री 1665 ईस्वी में लिखा कि शाहजहां ने यमुना के दूसरी ओर काले पत्थर से एक और इमारत की योजना बनाई थी, लेकिन खुदाई में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। शायद यह कहानी बाद में लोगों की कल्पना से जुड़ी। सच यह है कि शाहजहां ने अपने आखिरी दिन ताजमहल के पास नहीं बल्कि आगरा किले के कैद कक्ष में गुजारे। साल था 1658। उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें सत्ता से हटा दिया था। शाहजहां अब बूढ़े हो चुके थे, बीमार रहते थे। 4 साल बाद 22 जनवरी 1666 को शाहजहां ने वहीं दम तोड़ा। उनकी आखिरी इच्छा थी, मुझे मेरी मुमताज के पास दफन किया जाए, और ऐसा ही हुआ। ताजमहल के नीचे जो असली तहखाना है वही मुमताज और शाहजहां दोनों एक साथ दफन हैं। 2 कब्रें एक ही संगमरमर के फर्श पर, और उनके ऊपर लिखा है रौज़ाए मुनव्वर, नूरे जहां की याद में। जब मुगल सल्तनत खत्म हुई तब कई दशकों तक इस इमारत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। कई जगहों की दीवारें टूटने लगी, बागों की घास सूख गई और कुछ हिस्से से पत्थर उखाड़ लिए गए। साल 1803 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगरा पर कब्जा किया तब पहली बार ताजमहल पर उनका ध्यान गया। कई अंग्रेज अफसर इसकी खूबसूरती से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ के लिए यह लूट का मौका था। उन्होंने फव्वारों के कांसे के हिस्से, दीवारों की कीमती पत्थर और बाग के संगमरमर के टुकड़े अपने साथ ले आए। फिर आया लॉर्ड कर्जन का समय, जो 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे। उन्होंने कहा, अगर इस देश में एक ऐसी चीज है जो दुनिया को भारत की शान दिखाती है तो वह ताजमहल है। कर्जन ने 1900 के आसपास इसकी बड़ी मरम्मत करवाई। बाग के रास्ते दोबारा बनाए गए, संगमरमर को साफ किया गया और नहरों में फिर से पानी बहाया गया। उन्होंने दरवाजों पर पीतल की जाली लगवाई और चारों तरफ सुरक्षात्मक दीवारों की मरम्मत करवाई। आज ताजमहल का जो चारबाग पैटर्न हम देखते हैं, उसकी आखिरी रूपरेखा उसी मरम्मत से बनी थी। साल 1908 में ताजमहल को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। ब्रिटिश पुरातत्व विभाग ने इसके रखरखाव की जिम्मेवारी ली, लेकिन असली जिम्मेदारी आजादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को दी गई। उन्होंने इसके हर हिस्से की जांच शुरू की। यह तय किया गया कि कोई भी नया निर्माण इसके सौंदर्य को नुकसान न पहुंचाए। आज भी हर कुछ सालों में मड पैक ट्रीटमेंट नाम की तकनीक से इसकी सफाई की जाती है। इसमें मिट्टी का एक विशेष मिश्रण संगमरमर पर लगाया जाता है जो धूल और गंदगी को सोख लेता है, फिर उसे धोकर हटाया जाता है। इससे पत्थर की सफेदी बरकरार रहती है। मगर 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में ताजमहल के सामने एक नया खतरा उभर आया, प्रदूषण। आगरा के आसपास चलने वाले कारखानों और वाहनों से निकलने वाला धुआं ताजमहल के सफेद संगमरमर पर असर डालने लगा। धीरे धीरे वह संगमरमर पीला पड़ने लगा। इस पर चिंता जताई गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 1996 में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया, ताजमहल के 50 किलोमीटर दायरे में कोई ऐसा उद्योग नहीं चलेगा जो हवा में जहरीला धुआं फैलाए। इसके बाद सरकार ने ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया, जिसमें 400 से ज्यादा कारखाने या तो बंद किए गए या शहर से बाहर भेजे गए। अब वहां केवल पर्यावरण सुरक्षित ईंधन ही इस्तेमाल होता है। ताजमहल को बचाने की यह जंग आसान नहीं थी। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स के कारण एसिड रेन होने लगी थी, जो संगमरमर की सतह को धीरे धीरे घिस रही थी। ASI के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर सफाई और नियंत्रण न किया जाए तो अगले कुछ दशकों में संगमरमर की चमक खो सकती है। इसी वजह से आज भी हर महीने इसकी सतह की जांच की जाती है। इसके बाद ताजमहल सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की धरोहर बन गया। दुनिया के 7 अजूबों में इसे शामिल किया गया। 2007 में एक वैश्विक वोटिंग हुई जिसमें करोड़ों लोगों ने ताजमहल को नई 7 आश्चर्यों में जगह दी। आज हर साल लगभग 70 लाख से ज्यादा सैलानी इसे देखने आते हैं। सुबह की पहली रोशनी में जब सूरज संगमरमर पर पड़ता है तो पर्यटक रुक जाते हैं, जैसे किसी जादू को देख रहे हों। पर ताजमहल की कहानी सिर्फ पर्यटकों तक सीमित नहीं है।
यह बॉलीवुड और कला की भी पसंदीदा विषय बन गया। 1957 में आई फिल्म मुमताज महल, फिर 1963 की ताजमहल फिल्म और बाद में मुगल आजम जैसी फिल्मों में इस इमारत की झलक दिखाई दी। लेकिन साथ ही कुछ दशकों से एक और पहलू उभरा, विवाद। पीएन ओक के द्वारा 1989 में द ताजमहल द ट्रू स्टोरी में कई पॉइंट उठाए गए। आइए अब इस विषय पर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। ताजमहल असल में शिव मंदिर था। पुख्ता ऐतिहासिक दस्तावेज, मुगल दरबारी इतिहास, पदशाहनामा, फरमान एएसआई और यूनेस्को विवरण बताते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने मुमताज महल के लिए 1632 से 1653 के बीच बनवाया। यह एक इंपीरियल मकबरा है, मंदिर से बदला हुआ ढांचा नहीं। दूसरा पॉइंट, ताजमहल नाम तेजो महालय से बिगड़ा हुआ है। महाल, महल फारसी हिंदुस्तानी प्रचलित शब्द है। मुमताज महल आदि आधिकारिक और विद्वानों के ग्रंथों में तेजो महालय नाम का कोई प्राथमिक युग प्रमाण नहीं मिलता। नाम उत्पत्ति का ओक वाला दावा भाषाई दस्तावेजी जांच में नहीं टिकता। तीसरा पॉइंट, नीचे के 22 कमरे बंद क्यों हैं? क्या वहां मूर्तियां, शिलालेख छिपे हैं? एएसआई ने कोर्ट में कहा, ये रख रखाव संरचना के लिए बनी सर्विस रूम, तहखाने की गैलरियां हैं, कोई रहस्यमय सामग्री नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट मई 2022 और सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर 2022 ने ऐसे कमरे खोलो वाले निवेदनों को खारिज किया। चौथा पॉइंट, कमल बेल जैसे रूपांकनों से लगता है कि यह हिंदू शैली है। मुगल वास्तु में स्थानीय भारतीय मोटिव प्लस फारसी इस्लामी ज्योमेट्री का मेल आम बात है। इससे मूल मंदिर साबित नहीं होता। विद्वान एब्बा कोख कैथरीन एशर ताज को मुगल दरबारी सौंदर्य परंपरा का शिखर बताते हैं। पॉइंट 5, कुरानी आयतें बाद में जोड़कर मस्जिद मकबरा बनाया गया। ताज की कलामात आयतें निर्माण काल में ही लिखी गई। अमानत खान शिराजी का हस्ताक्षर स्मारक पर मौजूद है। सीधे सबूत की शिलालेख उसी दौर में लगाए गए थे। पॉइंट 6, मुमताज शाहजहां की कब्रें हल्की सी ऑफ सेंटर क्यों? क्या वहां पहले शिवलिंग था? ऊपरी कक्ष में दिखने वाली कब्रें प्रतीकात्मक हैं। असली दफन नीचे है। पहले मुमताज, बाद में शाहजहां की कब्र जोड़ी गई। इसी से ऊपरी कक्ष का ऑफ एक्सिस संतुलन बना। यह सामान्य कारण है, पूर्व मंदिर का प्रमाण नहीं। पॉइंट नंबर 6, इतना बड़ा निर्माण, कागजी सबूत कहाँ है? प्राथमिक ग्रंथ मौजूद है, पदशाहनामा, फरमान, समकालीन रिकॉर्ड जिनमें तिथियां, निगरानी करने वाले अफसर मीर अब्द उल करीम मकरमत खान चरण दर चरण प्रगति में लिखी गई है। पॉइंट नंबर 7, ताज से पहले वहां मंदिर राजपूती इमारत थे। स्थल राजा जयसिंह के नदी किनारे रिहायशी हवेली कॉम्प्लेक्स का हिस्सा था, जिसे अदला बदली से लिया गया। पूर्व मंदिर ढांचे का पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। प्लिंथ तहखाने तक की निर्माण तिथियां और तकनीक, वेल फाउंडेशन आदि स्पष्ट दर्ज हैं। पॉइंट नंबर 8, शाहजहां ने खुद बनाया नहीं कहा, बस पूरा कराया गया। दरबारी इतिहास ताज को शाहजहां का आयोग आदेश बताता है। सम्राट संरक्षक होता है, व्यवहारिक रूप से वही निर्माता अथवा आदेश दाता है। रिकॉर्ड्स पूरे प्रोजेक्ट को शाही पैट्रनेज के तहत दिखाता है। यह भाषा का भेद है, सबूत की कमी नहीं। एक और पॉइंट, विदेशी यात्रियों ने शुरुआत में जिक्र नहीं किया तो इमारत पुरानी थी। टैवर्नियर 1638 से 68 और बर्नियर 1656 से 68 जैसे यात्रियों ने ताज का स्पष्ट वर्णन किया है, यानी पूरा होते ही वह प्रसिद्ध था। चुप्पी वाला तर्क तथ्यात्मक नहीं है। एक और पॉइंट, जमीन जबरन ली गई थी। प्राथमिक धृतिक स्रोत बताते हैं कि राजा जय सिंह से विनिमय भेंट में भूमि मिली, बदले में आगरा की हवेलियां दी गई। यह रिकॉर्डेड ट्रांसफर है, जबरन कब्जा नहीं। लास्ट पॉइंट, नींव यानी के प्लिंथ पहले से थे। यमुना की रेतीली जमीन को संभालने के लिए कुएं खोदकर टिम्बर केस्ट रबर आयरन मोटार से भरकर पाइप बनाया गया। फिर ईंट चूना का बड़ा टेरस प्लिंथ खड़ा हुआ। यह सब 1632 से 33 के भीतर दर्ज प्रगति है। ओक के अधिकतर दावे भाषाई अनुमान, चयनित मोटिफ और अटकलों पर टिके हैं। इसके उलट उपलब्ध समकालीन शाही लेख, कैलीग्राफी के हस्ताक्षर, यूरोपीय यात्रियों के वृतांत, कोर्ट एएसआई के बयान और आर्किटेक्चरल स्टडी सभी ताजमहल को शाहजहां कालीन मुगल मकबरा सिद्ध करते हैं। इतिहासकारों और एएसआई ने बार बार साफ किया कि इन दावों का कोई सबूत नहीं है। सभी दस्तावेज, फारसी लेख और शाही आदेश बताते हैं कि यह मकबरा शाहजहां ने मुमताज के लिए ही बनवाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में कहा था, ऐसे मुद्दे शोध और अध्ययन से तय होते हैं, अदालत से नहीं। फिर भी यह विवाद मीडिया में बार बार आता है, कभी फिल्मों में, कभी सोशल मीडिया पर। हाल ही में बनी फिल्म द ताज स्टोरी ने फिर इन सवालों को उठाया और समाज में चर्चा बढ़ गई। पर जो इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ इसे दशकों से पढ़ते आ रहे हैं, वे कहते हैं ताजमहल को किसी धर्म से नहीं बल्कि इंसानियत से जोड़ना चाहिए। ताजमहल अब भारत की पहचान बन चुका है। जब कोई विदेशी इंडिया का नाम सुनता है तो उसकी आंखों में सबसे पहले यही सफेद इमारत आती है। हर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हर कलाकार जब आगरा जाता है
तो ताजमहल के सामने तस्वीर जरूर खिंचवाता है। यह अब भारत की ग्लोबल सिग्नेचर इमेज बन चुका है। आगरा के लोगों के लिए भी ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि रोजगार का स्रोत है। गाइड, होटल, दुकानें सब इसी पर निर्भर है, इसलिए लोग इसे हमारी रोजी रोटी का ताज कहते हैं। फिर भी हर साल इसके संरक्षण की नई चुनौतियां आती हैं। बढ़ता प्रदूषण, नदी का सूखना और भीड़ का दबाव। ASI और यूनेस्को अब डिजिटल लेजर स्कैनिंग से इसकी दीवारों की जांच करते हैं ताकि कोई भी दरार या रंग में बदलाव तुरंत पहचाना जा सके। भविष्य में 3D मॉडल बनाकर इसे वर्चुअल रूप में भी सुरक्षित करने की योजना है। लेकिन शायद ताजमहल की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी मोहब्बत में है। इतिहास ने बहुत कुछ बदला, सल्तनतें उठी और मिट गई, राजनीतिक सीमाएं बदल दी गईं, लेकिन ताजमहल वही रहा। उसके पत्थरों पर वक्त की धूल जरूर जमी, मगर उसकी रूह आज भी उतनी साफ है जितनी 1632 में थी।